हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर जो कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है। अब ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर बहुत ज्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों है? क्योंकि आपको समझना ये है कि अकाउंटिंग ऐसे ही नहीं है कि हम जो भी मन में है वो कर दें। ठीक है। अकाउंटिंग हम अपनी मनमर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी तरीके से नहीं कर सकते। वो अकाउंटिंग कैसे करनी होती है, उस पर क्या हमारे को चीजें ध्यान में रखनी है, वो सारे कुछ रूल्स हैं जो गिवन होते हैं पहले से ही। ठीक है। जो हमें फॉलो करने एज अकाउंटेंट हमें फॉलो करने होते हैं। ठीक है। तो उसी के बारे में एक चैप्टर है जिसको हम आज पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोल लो इनको, या फिर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स गैप बोल लो। ठीक है। एक ही बात है। पॉइंट क्या है उसमें समझिएगा। टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड इजी अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली मुद्दा ये है कि आज के टाइम में अगर हम बात करें, वी आर डूइंग बिजनेस ग्लोबली। ठीक है। ग्लोबली बिजनेस करते हैं। आज कोई एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में है, उसकी हो सकता है 10 ब्रांचें अलग अलग कंट्रीज में हो। ठीक है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, हमारी जो अकाउंटिंग का तरीका वो ऐसा होना चाहिए एवरी प्लेस की थोड़ी यूनिफॉर्मिटी आ पाए। ठीक है। इजीली आप कुछ इंफॉर्मेशन से कुछ डिसीजन ले पाए। जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड हो रही है, उससे आप कुछ इजीली डिसीजन मेकिंग कर पाए। ठीक है। तो उसके लिए यूनिफॉर्मिटी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अलग कंट्री में कुछ अलग ही चल रहा है, दूसरी जगह ब्रांच है वहां पे कुछ और अकाउंटिंग चल रही है, ऐसा नहीं हो सकता। हमें थोड़ी बहुत कुछ ऐसी चीजें चाहिए जो कॉमन हो। ठीक है। तो ऐसे ही वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें ग्लोबली, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर की सबने एक्सेप्टेंस दी है। कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर क्या है, सबने एक्सेप्टेंस दी है। हर अकाउंटेंट ने एक्सेप्टेंस दी है कि व्हाइल डूइंग अकाउंटिंग वी विल फॉलो दिस काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स। उन्हीं को हम बोलते हैं गैप। सो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड फॉलोइंग सम सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। नोन एज गैप। दीज आर जनरली एक्सेप्टेड बाय अकाउंटेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या ये जनरली एक्सेप्टेड है पूरी दुनिया के अकाउंटेंट्स के द्वारा एज जनरल गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर करते टाइम इनको एक जनरल गाइडलाइन की तरह हर देश का अकाउंटेंट फॉलो कर रहा है। ठीक है। इसीलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है जी। अब इसमें अगर हम इसके फीचर्स देखें तो 4 फीचर्स आते हैं। सबसे पहला क्या, यूनिफॉर्मिटी। सबसे पहला क्या, यूनिफॉर्मिटी। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो यूनिफॉर्मिटी लानी चाहिए उनके अंदर। आपके जो अकाउंट्स है हर ब्रांच के, हर जहाँ पे भी आपकी अकाउंटिंग हो रही है, उसमें कुछ यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। सेट स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड तरीके से अकाउंट्स जो है प्रिपेयर होने चाहिए, जिससे कि उनकी जो इन्फॉर्मेशन जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं वो इजीली हम लोग समझ पाए। ठीक है दोस्त। सेकंड फीचर इज मैन मेड। अभी जो प्रिंसिपल्स हैं ये वो मशीन नहीं बना रही है, ये मैन मेड है, ह्यूमन मेड प्रिंसिपल्स है। और लोगों ने कैसे बनाए, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है। तो जो भी वर्ल्ड वाइड अकाउंटेंट्स हैं उन लोगों ने वर्ल्ड अपनी ड्यूरिंग द ओवर द पीरियड जो एक्सपीरियंस किया उसके बेसिस पे जो है ये प्रिंसिपल्स डेवलप हुए हैं। ठीक है। जैसे कि मान लो किसी टाइम में जब कंप्यूटर यूज नहीं होता था तब कुछ अलग तरह के नियम कायदे रहते होंगे। फिर बाद में कंप्यूटर वगैरह ये आईटी यूज में होने लगी अकाउंटिंग के अंदर बहुत ज्यादा, तो थोड़े बहुत कुछ चेंजेस आए होंगे। नाउ अब मान लो कुछ आने वाले समय में और कुछ नई तरह के बिजनेस, नई तरह की अलग तरह की नई नई टाइप ऑफ प्रैक्टिस डेवलप हो जाए, तो उस बेसिस पे नए प्रिंसिपल्स भी कुछ ऐड ऑन हो सकते हैं, कुछ अमेंडमेंट्स हो सकते हैं। तो ड्यूरिंग द टाइम, ओवर द टाइम मैं कहूंगा कि कुछ हर साल दर साल जो है बिजनेस में और बेहतर तरीके से चीजों को प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, इनमें चेंजेस आते रहते हैं। मैन मेड है ये। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट इज फ्लेक्सिबल। तो मैंने आपको बताया दे चेंज ओवर टाइम इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन बिजनेस प्रैक्टिसेस। मैन मेड है तो डिराइव फ्रॉम एक्सपीरियंस, और मैन मेड है फ्लेक्सिबल है, इसीलिए क्या है, इसीलिए हम इनको ओवर द टाइम एज पर द चेंज इन बिजनेस प्रैक्टिस चेंज भी कर सकते हैं। तो 3 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। एंड लास्ट वन इज जनरल एक्सेप्टेंस। इट मस्ट बी सच दैट इट इज जनरली एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये ऐसे होनी चाहिए कि जनरली हर कोई, हर अकाउंटेंट इनको एक्सेप्ट करे। तो जनरल एक्सेप्टेंस के लिए 3 चीजें रिक्वायर्ड है। जनरल एक्सेप्टेंस के लिए 3 चीजें रिक्वायर्ड है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हो ये ऐसे होने चाहिए कि जब इनको आप फॉलो करो तो जो इंफॉर्मेशन हो जो आप यूजर को दे रहे हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, दैट मस्ट बी रिलेवेंट हो। क्या हो, रिलेवेंट हो, यूजफुल हो यूजर के लिए, यूजफुल हो। ठीक है। मतलब आप जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं उससे जो भी रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं तो वो यूजफुल होनी चाहिए यूजर को। दूसरा है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो आप फॉलो कर रहे हैं जिसके बेसिस पे कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है वो इंफॉर्मेशन वेरीफाइबल हो। क्या हो, वेरीफाइबल। एंड फ्री फ्रॉम बायसनेस, एंड फ्री फ्रॉम बायसनेस। ठीक है।
एक तो उसमें बायसनेस नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आदमी जो भेदभाव के साथ जो है अकाउंटेंट इन्फॉर्मेशन को कुछ मैनिपुलेट करे। दूसरा वेरीफाइबल हो, आप उसको वेरीफाई कर सको, ठीक है, इस तरह के प्रिंसिपल्स होने चाहिए। लास्ट वन इज फिजिबिलिटी, लास्ट वन इज फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी से मतलब ये है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करना बिजनेस इंटरप्राइजेस के लिए कॉम्प्लेक्स ना हो। पहली चीज क्या ना हो, कॉम्प्लेक्स नहीं हो, इनको अडॉप्ट करना कॉम्प्लेक्स ना हो। दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव हो, कॉस्टली भी ना हो, कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं होनी चाहिए और कॉस्टली भी ना हो। एक्सेप्टेंस आपके जो प्रिंसिपल्स हैं इस तरह से हो कि ये ना ही तो कॉस्टली हो और ना ही ये कॉम्प्लेक्स हो, तभी ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जनरली एक्सेप्ट हो पाएंगे। क्लियर है? तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए आपके रिगार्डिंग दिस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उसको नोट डाउन करिए आप लोग। नाउ काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कितने प्रकार के हैं, ठीक है? तो ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड है बच्चों। एक तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अजम्पशन हम बोल सकते हैं, दूसरा अकाउंटिंग कन्वेंशंस होते हैं। अजम्पशन का मतलब क्या है, वे समझ में आ रहा है? अज्यूम करना, मतलब कि ये अज्यूम्ड है कि जो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स होंगे वो आपने फॉलो किए हैं, ठीक है? तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अजम्पशंस क्या होते हैं? दीज अजम्पशंस आर यूजुअली फॉलोड by accountants all over the world for preparing the financial statements. These are usually followed by all the accountants all over the world. ठीक है? These principles laid down the foundation for accounting process. अकाउंटिंग का जो आपका जो अकाउंटिंग करनी है उसकी जो फाउंडेशन है, उसकी जो नींव है, वो ये प्रिंसिपल से आगे रखते हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैव लीगल एक्सेप्टेंस, दीज हैव लीगल एक्सेप्टेंस, मतलब कि ये आपने जो प्रिंसिपल्स फॉलो किए हैं ये हर डिपार्टमेंट में, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, कंपनीज एक्ट हो, कोई भी हो, हर डिपार्टमेंट में जो है ये आपकी लीगली एक्सेप्टेड है कि आपने जो अकाउंट्स अपने ऐसे ही बनाने हैं, ठीक है जी। देन नो पर्सनल बायसनेस इन फॉलोइंग अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। अकाउंटिंग कंसेप्ट जब आप अडॉप्ट करोगे, जब फॉलो करोगे, तो आपको पर्सनल बायसनेस का चक्कर वहां पे नहीं रहेगा। दीज आर यूनिफॉर्मली अडॉप्टेड अक्रॉस वेरियस इंटरप्राइजेस। यूनिफॉर्मली बहुत सारे इंटरप्राइजेस, इसको जो हर तरह की इंटरप्राइज, किसी भी टाइप, एवरी टाइप ऑफ एंटरप्राइज कैन अडॉप्ट दिस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूनिफॉर्मली, ठीक है? तो ये कुछ बेसिक बातें हो गई। So as per Institute of Chartered Accountant of India, there are three fundamental accounting concepts or assumptions. तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग और assumptions है। फंडामेंटल क्या बोला हमने? थ्री फंडामेंटल अकाउंटिंग और assumptions। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions, तो आपको ये तीन लिखनी है, ठीक है? इसके अलावा और भी कंसेप्ट्स हैं, पर इन तीन कंसेप्ट्स को जो है फंडामेंटल अकाउंटिंग और बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट और assumptions बोला गया है। वो तीन कंसेप्ट है बच्चों, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट और अक्रूवल कंसेप्ट। तो ये तीन कंसेप्ट तो हम कैसे पढ़ेंगे कि ये तो फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस और कंसेप्ट्स है, ठीक है? क्लियर है? शुरू करते हैं पहले से। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न, ठीक है, नाम से हमें पता लग रहा है गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है? चलता रहेगा, चलता रहना, ठीक है? चलता रहना, कभी रुकेगा नहीं। मतलब कि हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो हमारे दिमाग में एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि जो हमारा बिजनेस है ये लॉन्ग पीरियड तक, मतलब ऐसा नहीं कि 2 5 साल 7 साल, नहीं, लॉन्ग पीरियड, मतलब वी डोंट नो हाउ मच, बट लॉन्ग पीरियड तक बिजनेस चलता रहेगा, चलता रहेगा। बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है? सिंपल सी बात है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट it has been assumed that the business will continue to exist for a long period in the future, ठीक है? और इसी कंसेप्ट के बेसिस पे एक चीज समझिएगा, जो हम फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं बिजनेस में, फिक्स्ड एसेट्स का मतलब आपको बताया जा चुका है पिछली वीडियोस में, ये अपना अकाउंटिंग टर्म्स वाला जो वीडियोस है चैप्टर, उसके अंदर आप लोग देख लीजिएगा। तो फिक्स्ड एसेट्स जो होती है, हम उनको जब खरीदते हैं तो उनको ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। क्या पे रिकॉर्ड करते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट पे। और डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। तो डेप्रिसिएशन क्या है ये भी बताया जा चुका है, वापस बता देता हूँ। मतलब कि जब आप जो फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हो उसकी जो लाइफ है, उसकी जो वैल्यू है, वो ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस में कंज्यूम हो जाती है। तो आप क्या करते हो, हर साल डेप्रिसिएशन लगाते हो बिजनेस में, अपनी कॉस्ट मानते हो, ठीक है? तो ये किस बेसिस पे है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बेसिस पे हम ऐसा कर रहे हैं। आप किसी के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आपका जो बिजनेस है वो किसी के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। किस बेसिस पे कर रहा है भाई? लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? 10 साल के लिए आपने किससे कॉन्ट्रैक्ट किया, इसका मतलब क्या है कि आपका बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, ठीक है? आप लॉन्ग टर्म लोन लेते हो, कोई बैंक आपको लोन देगा 20 साल के लिए, तो क्यों देगा, क्या सोच के देगा? हमेशा assumption क्या रहेगी कि जो बिजनेस है वो लंबे समय तक चलता रहेगा।
तो ये आपकी फर्स्ट अकाउंटिंग अजम्पशन और कंसेप्ट हो गया, दैट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। नाउ कम टू नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। क्या नाम है? कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट होना। समझ रहे हो? कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? आप कंसिस्टेंट हो, आप एक चीज को बार बार रिपीट कर रहे हो, ठीक है। तो ये कंसेप्ट बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर ईयर। मतलब ये है कि जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल या जो भी अकाउंटिंग मेथड आप फॉलो कर रहे हो, दैट शुड बी फॉलोड इन एवरी ईयर। क्लियर है? आप उसमें चेंज मत करो, ठीक है, उसमें चेंज मत करो। क्यों मत करो? जिससे कि भैया जो मैनेजमेंट है, इट कैन कंपेयर profits and losses account and balance sheet of different periods, compare P&L account and balance sheet of different periods and can conclude some important decisions। ठीक है, डिफरेंट पीरियड्स के जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट, उनको कंपेयर कर सके और इंपॉर्टेंट डिसीजंस उससे निकाल सके। इफ फर्म अडॉप्ट डिफरेंट अकाउंटिंग, अगर फर्म अडॉप्ट करती है डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन टू अकाउंटिंग पीरियड्स, देन कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ टू पीरियड्स कुड नॉट बी डन। ठीक है, अगर दो अलग अलग अकाउंटिंग प्रिंसिपल या अकाउंटिंग मेथड्स फर्म फॉलो कर रही है अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड के लिए, तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं। मैं बस आपको थोड़ा सा समझाता हूँ हल्का सा, आप बाकी आने वाली क्लासेस में आप पढ़ेंगे, ठीक है, वो टॉपिक आप पढ़ेंगे, मैं भी जनरल बता रहा हूँ। जैसे हम डेप्रिसिएशन की भी बात की थी, तो डेप्रिसिएशन की बेटे दो मेथड होते हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, दोनों में क्या फर्क है कि अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन जो है वो कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? हर साल आप सेम डेप्रिसिएशन सेम रेट से निकालते हो। जैसे अगर 10 लाख रुपए की आपने मशीन खरीदी और 10% डेप्रिसिएशन है, तो एवरी ईयर उस मशीन की वैल्यू 1 लाख रुपए से कम हो जाएगी। क्लियर है? ये बात समझ आ गई कि डेप्रिसिएशन हर साल क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो हर साल का प्रॉफिट डेप्रिसिएशन के पार्ट पे 1 लाख रुपए से कम हो जाएगा। क्लियर है? जो डब्ल्यूडीवी मेथड है वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि हर साल डेप्रिसिएशन जब आप कैलकुलेट करोगे वो रिटर्न डाउन वैल्यू पे निकालोगे। किस पे निकालोगे? रिटर्न डाउन वैल्यू। अब सर ये क्या बोलना चाह रहे हो? मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि आज एसेट 10 लाख रुपए की है, अब एक साल बिजनेस में यूज हुई, 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन मान लो लग गया, अगले साल एसेट कितने की बच जाएगी? 9 लाख की। तो अगले साल 10% आपको 9 लाख पे कैलकुलेट करना है, फिर 90,000 आ जाएगा, फिर उससे अगले साल वो 90,000 9 लाख में से घटा दो, 8,10,000 रुपए पे अगले साल उससे नेक्स्ट ईयर फिर 10% कैलकुलेट करना है। तो एवरी ईयर डेप्रिसिएशन विल गोज ऑन डिमिनिशिंग, वेयरएज इन स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन जो है स्ट्रेट लाइन मेथड अपना कांस्टेंट रहता है हर साल, ईयरली डेप्रिसिएशन। ठीक है, अभी आप सोचो कि आप जो है एक साल तो ये मेथड यूज कर लो, उससे अगले साल ये मेथड यूज कर लो, तो इससे होगा क्या? एक साल कुछ साल तो आपका जो प्रॉफिट है वो 1 लाख से कम होता रहा, 1 लाख से कम होता रहा कॉन्स्टेंटली, क्योंकि एक मेथड फॉलो कर रहे थे। दूसरा मेथड के आते ही आपका प्रॉफिट हर साल कुछ लेस अमाउंट से कम होता जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोनों के जो प्रॉफिट है उससे आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं निकाल सकते, क्योंकि मेथड्स चेंज हो गए, जिसकी वजह से प्रॉफिट का अमाउंट भी चेंज हो गया है। क्लियर है? तो इतना सा सिंपल सा फंडा है। बाकी ये क्या है इस पे दिमाग मत लगाना। अभी ये आपकी क्लास में 11th क्लास में डेप्रिसिएशन का पूरा चैप्टर है, उसमें हम पढ़ेंगे। बस अभी एक सिंपल आपको बताने के लिए बताया है, क्योंकि ये कुछ चीजें क्या है कि 11th क्लास है, अकाउंटेंसी आपके लिए नया सब्जेक्ट है, पर स्टार्टिंग में ही कई सारी ऐसी चीजें साथ साथ चल रही हैं जो कि आप बाद में जाके समझोगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आपको मैं हिंट देना चल रहा हूँ। तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट में आ गया होगा आपको कि आपको जो है मेथड सेम फॉलो करना है, हर साल प्रिंसिपल सेम फॉलो करना है, जिससे कि आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कंपेरेबल हो। अगर आप डिफरेंट पीरियड के लिए डिफरेंट मेथड यूज करते हो तो आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कंपेरेबल नहीं है, उससे आप कोई सही डिसीजन कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जो लास्ट फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट, लास्ट क्या है? ये फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट। बाकी अकाउंटिंग कंसेप्ट और भी है, प्रिंसिपल्स और है, पर ये फंडामेंटल ने कहा था ना 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो थर्ड वाला ये है, जो कि क्या है? अक्रूवल कंसेप्ट। बड़ा ही सिंपल है बच्चों, बहुत मजेदार है। देखो, अकाउंटिंग करने के दो मेथड हो सकते हैं, एक होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक होता है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है कि आपके पास कैश आया तो रिकॉर्ड करो, कैश गया तो रिकॉर्ड करो, आप इसके अलावा कुछ रिकॉर्ड मत करो। इस मेथड में एक प्रॉब्लम है, आपने किसी को उधार में सामान बेचा है तो वो सेल मानी नहीं जाएगी उस साल की, क्योंकि कैश तो आया नहीं। ठीक है, आपने किससे उधार में सामान खरीदा है वो आपका खर्चा नहीं माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है ये आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं देगी, इसलिए इस मेथड को अलाउड भी नहीं है फॉलो करना। क्लियर है? हमें जो अलाउड है फॉलो करना वो है अक्रूवल कंसेप्ट। क्या है? अक्रूवल कंसेप्ट फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस। So according to this concept, business transactions have to be recorded on accrual basis.
अक्रूवल बेसिस का मतलब क्या है सर? अक्रूवल बेसिस का मतलब यहां समझा रहे हैं, इन अक्रूवल कंसेप्ट रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड। रेवेन्यू मतलब आपको पता ही है, अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर में आपको पढ़ाया था। रेवेन्यू बेसिकली मतलब आप जो कुछ सामान बेच रहे हो, सर्विस दे रहे हो, तो जो पैसा आपको मिल रहा है तो आप रेवेन्यू को रिकॉर्ड कब करोगे? जब सेल आप कर दोगे, जब सामान बेच दोगे या आप सर्विस दे दोगे, सामान बेच दोगे या सर्विस दे दोगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट कैश इज रिसीव्ड और नॉट। कैश चाहे मिले चाहे नहीं मिले, आपने सेल सामान बेच दिया ना, तो आपकी सेल हो गई। सही कंसेप्ट है ना भाई? अपनी सेल को रिकॉर्ड करना तो बनता है ना, उधार में दिया तो क्या हुआ, बाद में पैसा आ जाएगा, अगले साल आ जाएगा। तो पॉइंट क्या है कि आपको रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना है चाहे वो आपने उधार नहीं किया हो। ऐसे ही आपको एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है जब वो हो गए, व्हेन दे असिस्ट इन अर्निंग द रेवेन्यू। जब उस रेवेन्यू को कमाने के लिए खर्चे हो गए जिस साल में, आप उन खर्चों को उसी साल में रिकॉर्ड करो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर कैश इज पेड और नॉट। चाहे आपने कैश पे किया हो चाहे नहीं पे किया हो, क्या दिक्कत है? अगर मान लो कोई एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी बन गई, एक महीने उसने मेरे पास नौकरी करी, उसकी सैलरी मुझे देनी है, पर मैंने उसको सैलरी 20 दिन तक नहीं दी, तो इसका मतलब थोड़ी मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मेरे उस महीने का खर्चा हो जाएगा ना भाई वो। तो पॉइंट इतना सही है कि जो एक्सपेंसेस हो गए तो रिकॉर्ड करो, रेवेन्यू हो रहा है तो रिकॉर्ड करो। इस चक्कर में मत रहो कि कैश आया या नहीं आया, ठीक है? तो ये बोलता है अक्रूवल कंसेप्ट। क्लियर है? तो हमने 3 बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट यहाँ पे आज कर लिए। 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट हमने कवर कर लिए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब हमने समझ लिया, इसके फीचर का मतलब हमने, जो फीचर से वो हमने समझ लिए। इसी के साथ इस वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं यहीं पे एंड करूंगा। अगली वीडियो में हम बाकी बचे हुए कंसेप्ट्स को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। टिल देन बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर बच्चों, कीप लर्निंग।